नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे अंजू। रेडियो कहानी में आज की कहानी का शीर्षक है मर कर भी जुदा ना होंगे हम। रवि और जया दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। एक समय होने के कारण अक्सर बस में उनकी मुलाकात हो जाया करती थी। थोड़ी बहुत पहचान होने पर दोनों अपनी बाजू वाली सीट एक दूसरे के लिए रोक कर रखते। आधे घंटे के सफर में दोनों एक दूसरे के बारे में थोड़ा बहुत जानने लगे। सबसे बड़ा झटका तो उन्हें ये जानकर लगा कि दोनों अनाथ हैं। दोनों का इस भरी दुनिया में अपना कहने को कोई नहीं था। एक सी परिस्थिति में पाकर दोनों को एक दूसरे से अपनापन होने लगा। एक सपना दोनों की आंखों में पलने लगा। क्यों ना हम एक दूसरे का हाथ थाम लें और जीवन भर के लिए एक हो जाएं। पहल कौन करे? इस वजह से कुछ दिन और निकल गए। आखिर ऑफिस के कुछ दोस्तों ने मिलकर उनकी दुविधा और संकोच को हटाया और एक दूसरे को अपने दिल की बात एक दूसरे से कहने को मजबूर किया। फिर देरी किस बात की थी? एक माह बाद ही कोर्ट में जाकर शादी की। दोस्तों ने गवाही दी और दो अजनबी हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। 2 रूम किचन का छोटा सा घर लिया। दोनों ने बहुत प्यार से अपने छोटे से घरौंदे को सजाया और संवारा। जरूरत का सभी सामान ले लिया और शुरुआत हुई नव जीवन की। अब तो कब दिन निकलता कब रात होती पता ही न चलता। दोनों मिलकर सुबह अपना काम निपटाते, साथ ऑफिस जाते, शाम लौटते, सब्जी दूध फल लेते हुए आते, मिलकर खाना बनाते, खाते और प्यार से एक दूसरे की बाहों में सो जाते। एक रंगहीन जिंदगी रंगीन बन गई थी। करवा चौथ का दिन जया ने छुट्टी ली थी। निर्जला व्रत रखा था। शाम ऑफिस से रवि निकला। जया के लिए मिठाई और गजरा खरीदा। जैसे ही बस में चढ़ने लगा न जाने कैसे पैर फिसला और वो बस के नीचे आ गया। चीख पुकार मच गई। तुरंत बस रोकी गई। तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए, एडमिट किया। जया का नंबर देखकर उसे फोन किया। जैसे ही ये हृदय विदारक घटना उसे बताई गई, वो पागल की तरह हॉस्पिटल की तरफ भागती चली गई। खून बहुत बह गया था रवि का। सांसें बहुत धीमी चल रही थी। बचने की उम्मीद ना के बराबर थी। डॉक्टर ने रवि के साथियों से कुछ बात की। दोस्तों की हिम्मत नहीं हो रही थी जया से बात कैसे करे। हिम्मत करके कुछ दोस्त जया के पास आए और बोले, जया, अपने को संभालो। डॉक्टर्स का कहना है कि रवि का ब्रेन डेड हो चुका है। अगर वो चाहे तो रवि के कुछ अंग जरूरतमंद रोगियों को दान करके उन्हें एक नया जीवन दे सकती है। जया को याद आया, रवि हमेशा उससे कहा करता था, मैं मृत्यु के बाद देह दान करूंगा। कम से कम कुछ लोगों के काम तो आऊंगा मरने के बाद। तभी कुछ लोगों के साथ डॉक्टर साहब आए। उन्होंने कहा, इनसे मिलिए। इनका जवान बेटा मौत के मुंह में खड़ा है, दिल का रोगी है। आप जैसे लोग थोड़ा साहस और धैर्य से काम ले तो उसे नया जीवन मिल सकता है। जया ने डबडबाई आंखों से देखा तो दो बुजुर्ग हाथ जोड़े, आंखों में आंसू भरे, उम्मीद से उसकी तरफ देख रहे थे। जया फूट फूट कर रो पड़ी। कैसा समय आया, क्या करूं? अपने रवि के शरीर को छिन्न भिन्न कैसे होने दूं? कुछ नहीं सोच पा रही थी। बेसुध हो गई थी जया। दूसरे दिन डॉक्टर ने पूरी तरह हाथ खड़े कर दिए कि अब कुछ नहीं हो सकता। उसी समय जया ने लिखित रूप से परमिशन दे दी कि रवि का दिल उस बीमार लड़के को लगा दिया जाए। ऑफिस वालों की सहायता से रवि का अंतिम संस्कार हो गया। जया की दुनिया उजड़ गई, वीरान हो गई। इस भरी दुनिया में दोबारा अकेली रह गई वो। मकान का किराया उसके अकेले की सैलरी से देना असंभव हो रहा था। उसने एक कमरे किचन का पोर्शन लेने का सोचा, अपने मित्रों से जिक्र किया और सहयोग मांगा। शाम दरवाजे की घंटी बजी। देखा तो वही बुजुर्ग दंपत्ति थे जिनके बेटे को रवि का दिल लगाया गया था। जया अपने घर उन्हें देखकर चौंक गई। वो दोनों अंदर आए। उनके पीछे उनका बेटा था। जया की नजरें जैसे ही उस लड़के जिसका नाम पवन बताया था उसकी नजरों से मिली।
उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वैसा ही महसूस हुआ जैसे अपने रवि को देखकर महसूस होता था। बुजुर्ग आए, बड़े प्यार से बोले, बेटा, तुमने हमारे लिए जो किया है उसका एहसान तो हम कभी नहीं चुका सकते। एक निवेदन करने आए हैं। तुम्हारे कुछ मित्रों से हम हमेशा तुम्हारी कुशलता के समाचार लेते रहते हैं। उन्हीं से पता चला कि तुम मकान बदलना चाहती हो। अगर हमें गलत ना समझो तो एक प्रस्ताव लाए हैं बेटा। ठुकराना नहीं, हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो। हम अपने कर्मचारियों को आवास की सुविधा भी देते हैं। बुजुर्ग महिला ने हाथ पकड़ लिए जया के। मना मत करना बेटा, हाँ कह दो, हमें बहुत अच्छा लगेगा। पवन की तरफ देखकर बोली, पवन, तुम भी तो कुछ बोलो। पवन हड़बड़ा सा गया, फिर बोला, जया जी, प्लीज मम्मी पापा की बात मान लीजिए। हम बहुत उम्मीद लेकर आए हैं आपके पास। जया का दिमाग काम नहीं कर रहा था। सोच नहीं पा रही थी कि अचानक मुंह से निकला, मुझे मंजूर है। ये सुनते ही उन तीनों के चेहरे खुशी से खिल गए। जया सोच में पड़ गई, मैंने अचानक हाँ कैसे बोल दिया। जया ने दूसरे दिन शिफ्टिंग का कहा। पवन ने अपने वर्कर और गाड़ी भेजने को कह दिया। जया को त्यागपत्र भी देना था कंपनी में। दूसरे दिन त्यागपत्र दे आई और शाम तक अपने नए घर में पहुंच गई। छोटा सा खुला हुआ फ्लैट था। काफी कर्मचारी अपने परिवार के साथ रहते थे। कुल मिलाकर अच्छा लगा उसे यहाँ का माहौल। अक्सर पवन की मम्मी और पापा मिलते रहते। कभी उसे अपने घर भी बुला लेते। जया भी अब खुलने लगी थी उन दोनों से, पर न जाने क्यों पवन का सामना करने से उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। पवन जब भी जया के सामने आता था, जया उससे नजरें नहीं मिला पाती थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता था। उधर कुछ ऐसा ही हाल पवन का भी था। एक अजीब सी कशिश थी उन दोनों के बीच जो एक दूसरे को खींचती थी। एक पुल बन गया था उन दोनों के बीच। इस तरह अक्सर वो लोग मिलने लग गए, कभी जया के यहाँ, कभी पवन के घर पे। इस तरह एक दूसरे के प्रति उनकी नज़दीकियाँ बढ़ती गई। एक दूसरे के लिए अपनापन बढ़ता गया, जिसे बुजुर्ग दंपत्ति ने भी महसूस किया। फिर उन्होंने पवन से पहले बात करना उचित समझा। पवन ने अपनी सहमति दे दी कि हाँ, उसे जया अच्छी लगती है। फिर जया से पवन की माँ ने बात की। जया ने खुले शब्दों में तो कुछ नहीं कहा, साफ शब्दों में, लेकिन वो मुस्कुरा कर रह गई और शर्माने लगी। तो वो दोनों दंपत्ति ये समझ गए कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, चाहने लगे हैं। फिर एक दिन एक अच्छा सा मुहूर्त निकाल कर वो दंपत्ति अपने बेटे पवन को लेकर जया के यहाँ पहुँचे, शगुन लेकर। जया ये देखकर एक बार तो घबराई, लेकिन फिर उसने मन में सोचा कि ये ईश्वर का निर्णय है और उसने स्वीकार कर लिया। उन दोनों की सगाई कर दी गई और बहुत शीघ्र ही उन दोनों का विवाह हो गया। दोनों एक हो गए। दंपत्ति ने उन दोनों को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया उनके नवजीवन के लिए। तो इस प्रकार रवि मरकर भी लौट आया था पवन के रूप में जया के लिए। तो इसी के साथ मैं लूँगी अनुमति और रेडियो कहानी में फिर से अगली बार एक नई कहानी लेकर आऊँगी आपके लिए। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान। लेकिन जाते जाते पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। नमस्कार।